वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे चल रहे हैं। इसके पीछे के जो भी वीडियोस हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप लोग उसको ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ये सभी प्रश्न जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से और भी वीडियो जो हैं वो आप लोगों को समय से मिलते रहें। तो आते हैं हम लोग अपने पहले वीडियो पर। हमारा जो पहला वीडियो है आते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। हमारा जो पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न कौन सा है? तो ये है सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता जो था, बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो ये खान बहादुर खां थे, कुंवर सिंह थे, मौलवी अहमद शाह थे, या फिर विरजिस कादिर थे। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह के नेता की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कौन थे? ये थे खान बहादुर। कौन थे ये थे खान बहादुर। खान बहादुर खां की गतिविधियों का केंद्र था। खान बहादुर खां की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? मेरठ, कानपुर, लखनऊ, बरेली। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि खान अब्दुल खान जो है वो कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंध रखते हैं कहाँ से? बरेली से संबंध रखते हैं। तो इनकी गतिविधियों का जो केंद्र था वो था बरेली। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई। जैसे कि बहुत से इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि भारत की स्वतंत्रता की जो पहली लड़ाई थी वो 1857 की लड़ाई थी, और बहुत से इतिहासकार इसके पक्ष में नहीं होते हैं। तो बहुत से इतिहासकारों का ऐसा मानना है। तो भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई प्रारंभ हुई। पहली लड़ाई जो है वो कहाँ से प्रारंभ हुई? कलकत्ता से, दिल्ली से, झांसी से, या फिर मेरठ से। तो ये जो है कहाँ से प्रारंभ हुई? तो हम लोग जानते हैं कि ये 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी ये कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी मेरठ से। कहाँ से? मेरठ के बैरकपुर छावनी से, मेरठ से। 1857 का आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो यह आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? दिल्ली से, मेरठ से, झांसी से, या फिर कानपुर से। 1857 का आंदोलन प्रारंभ हुआ तो ये आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ मेरठ से प्रारंभ हुआ। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो 1857 के संग्राम का नेता कौन था? नाना साहेब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे, मौलवी लियाकत अली। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो ये कौन था? तो ये मौलवी लियाकत अली थे। कौन थे? मौलवी लियाकत अली। कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है इलाहाबाद से। कहाँ से संबंधित है ये? तो ये इलाहाबाद से संबंधित है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। अंतिम युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई को किसका सामना करना पड़ा? ह्यूरोज का, गफ का, नील का, या फिर हैवलॉक का? ह्यूरोज, गफ, नील, हैवलॉक। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा था किसके साथ? तो ह्यूरोज के साथ। किसके साथ? ह्यूरोज के साथ। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कौन सी है? आगरा, झांसी, वाराणसी, वृंदावन। तो इनकी जो जन्म स्थली है वो कौन है? वाराणसी है। तो महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली जो है वो वाराणसी है। 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ तो उसमें बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, या मुंगेर। इन पांचों में से कौन सा भाग था जो कि 1857 के विद्रोह के समय बिहार में ये पार्ट अप्रभावित रहा था, यानी इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दानापुर में भी प्रभाव पड़ा था, पटना में भी था, आरा में भी था, और मुजफ्फरपुर में भी था। तो प्रभाव कहाँ पर नहीं पड़ा था? तो ये मुंगेर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, मुंगेर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या?
5, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी केवल 5। निम्न में कौन 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा नहीं था? दिल्ली, आगरा, कानपुर, झांसी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आगरा जो है, आगरा ये 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। महत्वपूर्ण केंद्रों में दिल्ली, कानपुर, झांसी ये आते हैं, लेकिन आगरा जो है ये इसमें शामिल नहीं होगा। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा था? किसने पहली बार 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उसे स्वतंत्रता संग्राम कहा? रमेश चंद्र मजुमदार ने, अरविंद घोष ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी? तो ये विनायक दामोदर सावरकर थे। कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर थे। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि किसने दिया। 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, जो संग्राम था, उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? V.A. स्मिथ ने, P.E. रॉबर्ट्स ने, V.D. सावरकर ने, उपर्युक्त सभी ने। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा V.D. सावरकर ने। V.D. सावरकर ने 1857 के संग्राम को सबसे पहले, यानी कि सर्वप्रथम V.D. सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो वो कौन थे? तो डॉक्टर R.C. मजुमदार, डॉक्टर S.N. सेन, V.D. सावरकर, अशोक मेहता। तो यहाँ पर सही जवाब जो होगा ये होगा V.D. सावरकर। क्या होगा? V.D. सावरकर। आधुनिक इतिहासकार V.D. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक थे। ये बुक है, कौन सा बुक है? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक थे। तो ये लेखक कौन थे? V.D. सावरकर, R.C. मजुमदार, S.N. सेन, S.B. चौधरी। कौन थे? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? तो ये थे V.D. सावरकर। याद रखेंगे कौन थे? V.D. सावरकर थे। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का कारण था। 1857 ईस्वी में जो ये स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसका क्या कारण था? तो ब्रिटिश द्वारा आर्थिक शोषण, भारतीय शासकों का असंतोष, धार्मिक कारण, उक्त में सभी। तो अगर स्वतंत्रता संग्राम के कारणों को हम लोग देखेंगे तो यहाँ हम लोग पाएंगे कि ये ब्रिटिश द्वारा आर्थिक शोषण भी था, यहाँ पर भारतीय शासकों का असंतोष भी था और धार्मिक कारण भी था। तो इस प्रकार से इसका जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त में सभी। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था ये मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की असहभागिता। तो 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था इसकी असफलता का जो मुख्य कारण था ये था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। इसमें कोई सामान्य योजना नहीं थी, कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, तो इसीलिए ये विद्रोह जो था असफल रहा। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था तो क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था, तो इसका मुख्य जो तात्कालिक कारण था ये क्या था? तो ये था
अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है, यानी ऐसा संदेह किया गया कि अंग्रेज जो है वो अब धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं, यानी कि जो कहा जा सकता है कि तत्कालीन कारण चर्बी वाला कारतूस था और वो चर्बी वाला कारतूस धर्म से संबंधित था, तो इस कारण से ये समझा गया कि अंग्रेज धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। डलहौजी की कुछ कार्रवाइयों ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया, जो 1857 के विद्रोह के लिए भी उत्तरदायी हुई। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई उनमें से नहीं थी? तो लॉर्ड डलहौजी की बात यहाँ पर हो रही है। लॉर्ड डलहौजी की कुछ कार्रवाइयों ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया, जो 1857 के विद्रोह के लिए भी उत्तरदायी हुई। तो नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई उनमें से नहीं थी। तो ये राज्य अपहरण नीति, रेल तथा तार की शुरुआत, अनेक शासकों की उपाधियों तथा पेंशन की समाप्ति, शैक्षणिक सुधार। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि राज्य अपहरण नीति, रेल तथा तार की शुरुआत, अनेक शासकों की उपाधियों तथा पेंशन की समाप्ति, इन सब से असंतोष फैला हुआ था। लेकिन इस क्रम में क्या नहीं आता है? तो शैक्षणिक सुधार नहीं आता है। शैक्षणिक सुधार के कारण लोगों में कोई असंतोष नहीं था। सन 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण अंग्रेजों की भूमि कर नीति, चर्बी के साथ बने कारतूस, लॉर्ड डलहौजी द्वारा समामेलनवादी नीति का प्रतिपादन, प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक। तो सन 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण जो था, तो ये तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी के साथ बने कारतूस। क्या था? चर्बी के साथ बने कारतूस। 1857 के विद्रोह के पूर्व सिपाहियों के असंतोष के कारणों में सबसे गंभीर कारण क्या था? 1857 के विद्रोह के पूर्व सिपाहियों के असंतोष के कारणों में सबसे गंभीर कारण जो था वो क्या था? तो पदोन्नति और वेतन का प्रश्न, जातीय भेदों का अनुपालन नहीं होना, दूरस्थ क्षेत्रों में लगातार अभियान पर भेजा जाना, अनुशासन एवं नियंत्रण के लिए उपयुक्त तथा समान प्रक्रिया का नहीं होना। तो 1857 के विद्रोह के पूर्व सिपाहियों के असंतोष के कारणों में सबसे गंभीर कारण क्या था? तो सबसे गंभीर कारण क्या था? दूरस्थ क्षेत्रों में लगातार अभियान पर भेजा जाना। सैनिकों को क्या किया जा रहा था? दूरस्थ क्षेत्रों में लगातार अभियानों पर भेजा जा रहा था, जिस कारण से सैनिकों में असंतोष था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांशतः निम्नलिखित से की जाती थी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांश निम्नलिखित से की जाती थी। तो ये यूपी और बिहार के ब्राह्मण, पूर्व के बंगाली और उड़ीसा, उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाबी, दक्षिण में मद्रास प्रेसिडेंसी और पश्चिमी मराठा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांश निम्नलिखित से की जाती थी। तो अधिकांश एक कहाँ से की जाती थी? तो उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाबी से। किससे की जाती थी? उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाबी से। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए। निम्न में से कौन नहीं है? 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए। निम्न में से कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा, सेना का पुनर्गठन किया गया एवं भारतीय सैनिकों की तुलना में अंग्रेजी सैनिकों को बढ़ा दिया गया। भारत में सीमा विस्तार की नीति त्याग दी गई। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के हाथ से शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लिया। मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखाई। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा नहीं हुआ। तो सेना का पुनर्गठन किया गया और भारतीय सैनिकों की तुलना में अंग्रेजी सैनिकों को बढ़ा दिया गया। सही है ये। भारत में सीमा विस्तार की नीति त्याग दी गई। ये भी सही है, सीमा विस्तार की नीति अब त्याग दी गई। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के हाथ से शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लिया। ये भी सही है, अब
शासन व्यवस्था ब्रिटिश कंपनी से ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गई और मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखाई। तो ये चीज़ गलत है, मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता नहीं दिखाई थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ क्या है, गलत है। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ों का आश्वासन दिया था। तो उसमें से उन्होंने क्या किया, क्या चीज़ वास्तव में किया? तो रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई। रियासतों को हड़पने की नीति अब समाप्त कर दी गई। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। अपने पुत्र के स्थान पर, यानी कि अपना पुत्र नहीं है तो उसके स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया। ये अधिकार जैसे कि समाप्त कर दिया गया था, तो इसे पुनः कब स्थापित किया गया? तो 1858 के भारत सरकार के अधिनियम ने, लॉर्ड कैनिंग ने, 1860 में सनद के जारी किए जाने से, या फिर 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा ने। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा ने। क्या? 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा ने। निम्नलिखित नीतियों में से कौन सी एक नीति 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देसी राज्यों के प्रति अपनाई? निम्नलिखित नीतियों में से कौन सी एक नीति 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देसी राज्यों के लिए अपनाई? तो ये भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना, भारतीय राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान करना, भारतीय राज्यों को विदेशी शक्तियों के साथ संबंध बनाने में छूट देना, भारतीय राज्यों को यथास्थिति बनाए रखना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारतीय राज्यों की यथास्थिति बनाए रखना। यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देसी राज्यों के प्रति कौन सी नीति अपनाई? तो इन्होंने क्या नीति अपनाई? भारतीय राज्यों की यथास्थिति बनाए रखना। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था? 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था, निम्नलिखित में से कौन सा? तो ये हो जाएगा, विद्रोह मुगल साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ। इसने मराठा शक्ति के उत्थान की सभी आशाएं धूल धूसरित कर दी। इसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसके कारण ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। तो जैसे कि हमें यहाँ पर बताना है कि 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था, इसमें से कौन है जो कि परिणाम नहीं था? नहीं वर्ड को देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ विद्रोह मुगल साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित हुई। तो ये चीज़ सही है, विद्रोह जो ये थी ये मुगल साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित हुई, सही है। इसने मराठा शक्ति के उत्थान की सभी आशाएं धूल धूसरित कर दी, ये भी सही है। इसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, कंपनी का शासन भी समाप्त हो गया। इसके कारण ईसाई धर्म का प्रचार हुआ, तो ये बात बिल्कुल गलत है। 1857 की क्रांति के कारण किसी भी प्रकार के धर्म का प्रचार नहीं हुआ। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? 1857 की क्रांति से पहले ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? तो ये अनुपात 1:4, 1:5, 1:6 या फिर 1:7 था। कितना था? तो ये अनुपात था 1:5। कितना था? 1:5 था। यानी कि जहाँ 1 ब्रिटिश सैनिक हुआ करते थे वहीं 5 भारतीय सैनिक हुआ करते थे। 1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था? तो 1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था?
तो ये भारतीय सैनिकों का वेतन कम था। उनकी पदोन्नति सूबेदार के पद तक सीमित थी। आपत्तिजनक पशु की चर्बी से चिकनी की गई कारतूसें। सेना में गैर ब्राह्मण की रसोइयों के रूप में नियुक्ति। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था। तो आक्रोश का कारण इनमें से कौन सा नहीं था। तो ये क्या हो जाएगा, सेना में गैर ब्राह्मणों को रसोई के रूप में नियुक्त करना। ये क्या है, इससे आदमी आक्रोशित नहीं होगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में निम्नलिखित में कौन सी बात सही नहीं है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में निम्नलिखित में कौन सी बात सही नहीं है। तो ये बंगाल, बम्बई तथा मद्रास की 3 सेनाओं का पृथक्य बना रहा। ये बंगाल, बम्बई एवं में मद्रास की सेना का क्या बना रहा, पृथक्य बना रहा। अगला है यूपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ा दिया गया। भारतीयों के अनुपात में यूरोपीय सैन्य दल में वृद्धि, अफसर यूरोपीय ही बने रहे। तब इसका सही जवाब जो होगा ये क्या होगा कि यूपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ा दिया गया। क्या किया गया, यूपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ा दिया गया। यानी 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना ने विषय में निम्नलिखित में कौन सी बातें सही नहीं है। तो कौन सी सही नहीं है, तो यूपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ा दिया गया, ये बात जो है ये सही नहीं है। ऐसे बंगाल, बम्बई और मद्रास की 3 सेनाओं का पृथक्य बना रहा। भारतीयों के अनुपात में यूरोपीय सैन्य दल में वृद्धि भी हुई और अफसर यूरोपीय ही बने रहे। लेकिन इसकी लंबाई जो है यानी कि यूपी के ब्राह्मण तत्व को इसमें बढ़ा दिया गया। 1857 के विद्रोह के दबाए जाने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, तो भारत में संप्रदायवाद को प्रोत्साहन दिया, भारतीय नरेशों को गोद लेने की अनुमति दी, देसी रियासतों में हस्तक्षेप बंद कर दिया, लोक सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया। तो 1857 के विद्रोह के दबाए जाने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने देसी रियासतों में हस्तक्षेप बंद कर दिया। क्या कर दिया, देसी रियासतों में हस्तक्षेप बंद कर दिया। 1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था। यानी कि 1857 की क्रांति से पहले की अगर हम लोग बात करें तो इनमें से कौन सा कारण था जो कि भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था। जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये आक्रोश का कारण था, लेकिन इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि आक्रोश का कारण नहीं था। तो भारतीय सैनिकों का वेतन कम था, उनकी पदोन्नति सूबेदार के पद तक सीमित थी, आपत्तिजनक पशु की चर्बी से चिकनी की गई कारतूसें, सेना में गैर ब्राह्मण को रसोइयों के रूप में नियुक्त। तो 1857 की क्रांति के आरंभ में पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था। तो भारतीय सैनिकों का वेतन कम था, ये सही है, तो ये भी आक्रोश का कारण था। उनकी पदोन्नति सूबेदार के पद तक सीमित थी, तो ये भी आक्रोश का कारण था। और आपत्तिजनक पशु की चर्बी से चिकनी की गई कारतूसें, ये सबसे ज़्यादा आपत्ति का कारण था। लेकिन सेना में गैर ब्राह्मण की रसोइयों के रूप में नियुक्ति ये आपत्ति का कारण नहीं था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात परावर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है बंगाल, बम्बई एवं मद्रास की 3 सेनाओं का पार्थक्य बना रहा, यूपी के ब्राह्मणत्व तत्व को बढ़ा दिया गया, भारतीयों के अनुपात में यूरोपीय सैन्य दल में वृद्धि, अफसर यूरोपीय ही बने रहे।
तो 1857 के विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है, जो परिवर्तन हुआ उसमें कौन सा चीज़ जो है वो सही नहीं है। तो बंगाल, बम्बई एवं मद्रास की 3 सेनाओं का पार्थक्य बना रहा, तो ये चीज़ सही है। भारतीयों के अनुपात में यूरोपीय सैन्य दल में वृद्धि हुई, ये भी सही है, और अफसर यूरोपीय ही बने रहे, ये भी सही है। लेकिन यूपी के ब्राह्मणत्व को बढ़ा दिया गया, तो ये चीज़ क्या है, गलत है। 1857 के विद्रोह के दबाए जाने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने भारत के संप्रदायवाद को प्रोत्साहन दिया, भारतीय नरेशों को गोद लेने की अनुमति दी, देसी रियासतों में हस्तक्षेप बंद कर दिया, लोक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया। तो यहाँ पे बताना है कि 1857 के विद्रोह के दबाए जाने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने क्या किया। तो तुरंत बाद अंग्रेजों ने देसी रियासतों में हस्तक्षेप बंद कर दिया। क्या किया, देसी रियासतों में हस्तक्षेप को बंद कर दिया। 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग नहीं किया गया। 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग जो है नहीं किया गया। तो ये सेना के संगठन पर चिंतन करना, राजा और जमींदार को फुसलाने के कार्य, भारत में धर्म और प्रथाओं में दखल करना, हिंदू मुस्लिम एकता को ध्वस्त करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि भारत में धर्म और प्रथाओं में दखल करना। क्या, भारत में धर्म और प्रथाओं में दखल करना, यानी कि 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा भारत में धर्म एवं प्रथाओं में दखल करने का प्रयोग नहीं किया गया। वह पहला भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना, निम्नलिखित में से कौन था। तो ये ताराचंद, एसएन सेन, आरसी मजूमदार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा, आरसी मजूमदार। क्या होगा, आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार भारतीय इतिहास थे जिन्होंने 1857 ईस्वी के विप्लव को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना है। इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित 1857 ईस्वी का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता संग्राम है। किसका विचार है, ये कथन किसका है, ये विचार किसका है। तो जेएन सरकार का, आरसी मजूमदार का, एसएन सेन का, या फिर वीडी सावरकर का। तो सही जवाब यहाँ पर होगा आरसी मजूमदार का। किसका, आरसी मजूमदार। यानी कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी उसके बारे में किसने कहा कि ये ना ही तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन किसका है, ये विचार किसका है। तो ये है आरसी मजूमदार का। किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो ये एलेनबरो, ग्लैडस्टोन, डिज़रायली, लॉर्ड कैनिंग। किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो ये कौन था, ये था डिज़रायली। कौन था, डिज़रायली था। वह ब्रिटिश से जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो ये पामस्टन, ग्लैडस्टोन, डिज़रायली, अर्नेस्ट जॉन्स। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा, डिज़रायली होगा। क्या होगा, डिज़रायली। यानी कि डिज़रायली ही वह ब्रिटिश से था जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। 1857 की क्रांति से भारतीय और अंग्रेजों के मध्य संबंध कटु हो गया और जातीय घृणा उत्पन्न हुई। ठीक है, 1857 की क्रांति से भारतीय और अंग्रेजों के मध्य संबंध कटु हो गए और जातीय घृणा जो है ये उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हिंदू मुसलमानों के बीच अविश्वास का न केवल जन्म हुआ अपितु उसमें वृद्धि हुई। उसी के तहत अंग्रेजों ने विभाजन करो और शासन करो की नीति अपनाई। तो अब बताना है यहाँ पर कि जो
एक कथन कहा जा सकता है और एक को कारण कहा जा सकता है। तो कथन क्या है कि हिंदू मुसलमानों के बीच अविश्वास का न केवल जन्म हुआ अपितु उसमें वृद्धि हुई। उसी के तहत अंग्रेजों ने विभाजन करो और शासन करो की नीति अपनाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ए बी की व्याख्या करता है। ए जो है वो क्या करता है, वो बी की व्याख्या करता है। विचार कीजिए, कथन ए है, कथन ए जो दिया हुआ है, यानी कथन जो है ये क्या है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। तो यहाँ पर क्या है, कथन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण क्या है इसका, कारण क्या यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कारण क्या चीज है, तो कारण इसका हो जाएगा बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उसका साथ देने में कतरा गए। तो नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कथन जो है ये भी सही है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार की स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रही, तो ये सही है। इसका कारण जो है ये क्या है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उसका साथ देने में कतरा गए। तो ये भी चीज़ क्या है, सही है। तो अब हमें बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण करता है। नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन क्या दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है कि प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह राज को पलटने में सफल नहीं हो सका। ठीक है, कारण अब इसका क्या दे रहा है, कारण इसका क्या है, कारण जो है ये है कि उदयमान मध्यम वर्ग ने राज का पक्ष लिया था। उदयमान मध्यम वर्ग ने राज का पक्ष लिया था। अब सही उत्तर निम्नलिखित पुट को चुन करके और जवाब देना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ए की सही व्याख्या आर नहीं है। वर्ष 1857 के विद्रोह से निम्न में कौन संबंधित नहीं था। 1857 के विद्रोह की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें कौन संबंधित नहीं था, तो ये बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह या फिर मौलवी अहमदुल्ला। तो 1857 के विद्रोह में इनमें से उधम सिंह संबंधित नहीं थे, उधम सिंह संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित में से किसने सन 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। 1857 में इनमें से कौन थे जिसने कि अंग्रेजों से संघर्ष किया था, तो ये चंद्रशेखर आज़ाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, शहादत खां थे या फिर माखनलाल चतुर्वेदी थे। ये कौन थे, तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा, ये शहादत खां थे जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। अगला है, आज़ादी की पहली लड़ाई सन 1857 ईस्वी में किसने भाग नहीं लिया था। 1857 ईस्वी की जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें निम्न में से किसने भाग नहीं लिया था। तात्या टोपे ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, बहादुर शाह जफर ने या फिर भगत सिंह ने। किसने भाग नहीं लिया था, तो इसमें भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। ये भगत सिंह के टाइम पीरियड का नहीं है। ठीक है, निम्नांकित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई थी किसने, बहादुर शाह जफर ने, बेगम हजरत महल ने, बालाजी बाजीराव ने, रानी लक्ष्मीबाई ने। तो किसने इसमें कोई भूमिका नहीं निभाई थी, तो ये क्या हो जाएगा, बालाजी बाजीराव ने। बालाजी बाजीराव ने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई थी। किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालीन था। ये कथन किसका है, सुरेंद्र सेन का,
रमेश चंद्र मजुमदार का, शशि भूषण चौधरी का, या फिर विनायक दामोदर का? किसका ये कथन है? तो ये कथन है सुरेंद्र सेन का। सुरेंद्र सेन का क्या कथन है कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालीन था। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन है? 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन है? आरसी मजुमदार, वीडी सावरकर, एसएन सेन, एसबी चौधरी। तो सरकारी इतिहासकार की हम लोग बात करें तो ये है एसएन सेन। 1857 ईस्वी के जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम था, इसके सरकारी इतिहासकार एसएन सेन थे। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो ये झांसी था, मेरठ, दिल्ली या फिर कानपुर। तो 1857 के संग्राम में के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकेंद्रित किया? तो ये किया मेरठ को। किसे किया? मेरठ को। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना की अगर बात करें कि पहली घटना कौन सी थी, तो ये कौन सा हो जाएगा? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो इनमें से सबसे पहली घटना सैनिकों का दिल्ली के किले पर पहुंचना था। क्या था? सैनिकों का दिल्ली के किले पर पहुंचना। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किस उर्दू कवि ने इसे देखा था? मीर तकी मीर ने, जोक ने, गालिब ने, इकबाल ने। तो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये थे गालिब, यानी कि मिर्जा गालिब थे। 1857 के विद्रोह के नेता किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? 1857 के विद्रोह के किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? नाना साहब ने, तात्या टोपे ने, कुंवर सिंह ने, या फिर बख्त खान ने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बख्त खान ने। बख्त खान ने 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर का गवर्नर खुद को घोषित किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये किसे दिया था? अजीमुल्ला को, बिरजिस कद्र को, बख्त खां को, या फिर हसन खां को? किसे दिया था? तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? बख्त खां को। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने बख्त खां को साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग थे। शिक्षित मध्यम वर्ग जो भारत में थे वो 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी, या फिर देसी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बना करके रखा था। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव, या फिर पावना विद्रोह? तो यहाँ पर क्या हुआ था? नील उपद्रव हुआ था। क्या हुआ था? नील उपद्रव हुआ था। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में क्या हुआ था? नील उपद्रव हुआ था। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त, कंदर्पेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह, पियाली बरुआ। तो निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो असम में 1857 की क्रांति का नेता दीवान मनीराम दत्त था। कौन था? दीवान मनीराम दत्त था। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी।
1857 में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? बंगाल से, अवध से, बिहार से या फिर राजस्थान से? तो ये जो संख्या थी ये अवध से थी। कहाँ से थी? अवध से। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। सैयद अहमद खां, वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा, सही जवाब इसका क्या होगा? सैयद अहमद खां। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय जो थे ये सैयद अहमद खां थे। 1857 के विद्रोह के कारणों पर असबाब बगावते हिंद भारतीय भाषा में किसी भारतीय द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी। इसके रचयिता थे। तो 1857 के विद्रोह के कारणों पर असबाब बगावते हिंद भारतीय भाषा में किसी भारतीय द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी और इसके रचयिता कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां, मिर्जा उसदौल्ला खां गालिब, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सर मोहम्मद इकबाल। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद खां। क्या होगा? सर सैयद अहमद खां होगा। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। उपर्युक्त सभी। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। तो ये चीज़ सही है। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया, ये भी बिल्कुल सही है। और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, तो ये भी सही है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? उपर्युक्त सभी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किस राजवंश ने की थी? तो ये ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और रामगढ़ के लोधी। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया जो थे इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सर्वाधिक सहयोग किया था। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया? 1857 ईस्वी के विद्रोह में इनमें से किसने भाग नहीं लिया था? तो ये खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। अब निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर यहाँ पर चुनना है। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? साहूकार और जमींदार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। 2 और 4। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने, सर जॉन लॉरेंस, टी.आर. होम्स ने। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में असफल रहे क्योंकि? अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे। समाचार क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाए। तो अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ
नहीं दिया, सब एकजुट नहीं हो पाए थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर हमें जो असत्य कथन है उसके बारे में बताना है कि असत्य कथन यहाँ पर कौन सा है। तो यहाँ देखेंगे कि अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया, अधिकांश भारतीयों ने इसका समर्थन नहीं किया, बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार बने रहे, यह संपूर्ण भारत को प्रभावित न कर सका। तो 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ देखेंगे ये संपूर्ण भारत को प्रभावित नहीं कर सका, ये सही है। बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार बने रहे, ये भी सही है। अधिकांश भारतीयों ने इसका समर्थन नहीं किया, तो ये भी चीज़ सही है। और यहाँ पर है अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया, तो ये चीज़ गलत है। अगर ऐसे भाग लिया होता तो देश उस समय आज़ाद हो गया होता। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक है जो कि सही नहीं है? तो ये हो जाएगा, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजात भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनके ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। विद्रोह में हिंदू मुसलमान एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेकों द्वारा माना गया। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि इसमें बताना है कि कौन सा एक ऐसा है जो कि सही नहीं है। तो विद्रोह दक्षिण भारत तक नहीं फैला, सही बात है, ये विद्रोह दक्षिण भारत तक नहीं गया। विद्रोह में हिंदू मुसलमान एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेकों द्वारा माना गया, ये भी सही है। हिंदू मुसलमान एक होकर के इसमें विद्रोह में थे। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनके ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब अगला है, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीयों द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, तो ये चीज़ क्या है? गलत है। ये चीज़ क्या है? गलत है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तरी प्रांतों के साथ 1857 के विद्रोह में बंबई और मद्रास क्यों सम्मिलित नहीं हुए? तो ये क्यों नहीं सम्मिलित हुए? रैयतवाड़ी व्यवस्था के कारण उन्हें आवश्यक नेतृत्व प्राप्त नहीं हुआ। वह सापेक्षिक रूप से अधिग्रहण और जब्ती से मुक्त रहे। उन्हें अधिक उदार और जागरूक प्रशासन मिल गए। वह ब्रिटिश प्रशासन के केंद्र कलकत्ता से बहुत दूरी पर थे। तो उत्तरी प्रांतों के साथ 1857 के विद्रोह में बंबई और मद्रास क्यों सम्मिलित नहीं हुए? तो ये क्यों नहीं सम्मिलित हुए? क्योंकि वह सापेक्षिक रूप से अधिग्रहण एवं जब्ती से मुक्त रहे। ये अधिग्रहण और जब्ती से मुक्त थे, इसलिए ये सम्मिलित नहीं हुए। 1857 के विद्रोह के बारे में सभी इतिहासकार सहमत हैं कि यह एक सिपाही विद्रोह था, यह भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध था, यह एक कृषक विद्रोह था, यह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। तो सभी इतिहासकार कहाँ पर जाकर के सहमत हुए हैं? किस बात पर जाकर के सहमत हुए हैं? तो ये क्या था कि यह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। क्या था? एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। क्या 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो इसके स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी, बाज, रुमाल, दो तलवार। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? कमल और रोटी। क्या प्रतीक था? कमल और रोटी।
1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो ये तात्या टोपे, टोकटो का नवाब वाजीर खान, महाराजा राम सिंह, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। तो 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो ये कौन था? ये था आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। कौन? आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। ठाकुर कौशल सिंह, ठाकुर कौशल सिंह, कहीं कुशल सिंह होगा। तो ठाकुर कौशल सिंह को 1857 में विद्रोहियों से जुड़ गया और जिसने अंग्रेजी सेना को हरा दिया। कहाँ का प्रमुख था? ठाकुर कौशल सिंह जो 1857 के विद्रोह से जुड़ गया और जिसने अंग्रेजी सेना को हरा दिया, ये कहाँ का प्रमुख था? जोधपुर का, बीकानेर का, अलवार का या फिर अहुआ का? ये कहाँ का प्रमुख था? तो ये प्रमुख था कहाँ का? अहुआ का। कहाँ का था? अहुआ का। अभी इसके पिछले क्वेश्चन में ही हम लोग देखे हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसके राजपूत राजा ने 1857 में विद्रोहियों का साथ दिया और कैप्टन मेसन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया? निम्नलिखित राज्यों में से किसने राजपूत राजा ने 1857 में विद्रोहियों का साथ दिया और कैप्टन मेसन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया? तो ये अल्बेर थे, अहुआ, जोधपुर या फिर कोटा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अहुआ। क्या होगा? अहुआ। निम्नलिखित राज्यों में से किसके राजपूत राजा ने 1857 में विद्रोहियों का साथ दिया और कैप्टन मेसन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया? तो ये अहुआ के थे। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है। तो ये पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पील आयोग। क्या होगा? ये पील आयोग होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 1857 से संबंधित कुछ प्रश्नों को, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे हैं। तो इसी तरह से और भी वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।